सबसे पहले आज अपने बात कर रहे थे कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप क्या होता है और ईडियोग्राम क्या होता है, जिसको अपने बोल देते हैं कि ईडियोटाइप क्या होता है। ठीक है। अगर कोई भी करेक्टरिस्टिक्स को देख के, अब करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, क्रोमोसोम का साइज, फिर सेंट्रोमियर का पोजीशन की सेंट्रोमियर कहाँ पड़ा है, उसके बाद में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस जिसको अपने सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, अगर है तो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। फिर ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम है, सैटेलाइट बॉडीज है, उनका साइज क्या है, इन सब कोई भी करेक्टरिस्टिक्स को देख के अगर ये अपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन सा क्रोमोसोम है, किसका क्रोमोसोम है, तो फिर बस उसी ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखो जो जनरल मॉर्फोलॉजी, साइज हो क्रोमोसोम का, पोजीशन हो सेंट्रोमियर का, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हो, या फिर साइज ऑफ सैटेलाइट बॉडीज हो किसी भी सोमेटिक क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट का, किसी भी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट का, वो सब ये सब चीजें हैं, वो क्या बताएगी, कैरियोटाइप बताएगी उसका। ठीक है। अब इसको कैरियोटाइप को अपने डिफाइन कैसे करेंगे, द करेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पीसीज इज आइडेंटिफाइड। द करेक्टरिस्टिक फीचर जिसके द्वारा किसी भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को अपने आइडेंटिफाई करते हैं उसी को कैरियोटाइप बोला जाता है। ठीक है। जनरली जो कैरियोटाइप होता है ना, वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अरेंजिंग द क्रोमोसोम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। जनरली जो कैरियोटाइप है उसको अपने किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स है उनको अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के अंदर लगा देंगे। ठीक है। एंड कीपिंग देयर सेंट्रोमियर्स इन द सेम लाइन, मतलब कुल मिला के जो सेंट्रोमियर है ना वो तो सभी का सेम लाइन के अंदर है। ठीक है। पर इसकी जो साइज है ना, जो भी है इनकी, ठीक है, क्रोमोसोम्स की, वो इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगी। मतलब ये यहाँ तो सबसे बड़ा, उसके बाद में सबसे छोटा, उसके बाद में छोटा, इस टाइप से। ठीक है। दोनों तरफ से ही, इधर भी क्या है, इस टाइप से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है। इस टाइप से जब अपने अरेंज कर देते हैं तो वही फिर उसके कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। पर ये जो सेंट्रोमियर है ना इसका, ये क्या है कि सेम, ये देखो ये है ना बनाया हुआ। अब क्या है, इनका ये सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट सेम लाइन के अंदर है। ठीक है। पर ये देखो ये क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, कि सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम रख दिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो यही इसी के कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। दिस द लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड, ये एक्सट्रीम एंड है, एंड द शॉर्टेस्ट ऑन द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम लेफ्ट के, ये एक्सट्रीम राइट के। ठीक है। बस इसी को क्या बोल देते हैं, अपने कैरियोटाइप बोल देते हैं। ठीक है। द कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली शोइंग ऑल द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ क्रोमोसोम्स सच अ डायग्राम इज नोन एज एडियोग्राम। बस इसका अब अपने ये क्या है कि जो भी क्रोमोसोम्स है, मान लो जो भी कैरियोटाइप है किसी भी स्पीसीज का, उसको अपने रिप्रेजेंट कर दिया डायग्रामेटिकली कि कौन सा बड़ा है वगैरह। ठीक है। जिसमें सभी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स शो हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के। ये जो डायग्राम है उसी को क्या बोल दिया, ईडियोग्राम बोल दिया, या फिर ईडियोटाइप बोल दिया। समझ में आया यहाँ तक। ईडियोटाइप और, हाँ, ईडियोटाइप और ईडियोग्राम क्या है कि उनका अपन ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया उनको। पहले तो ये क्या है, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स की तरह ये थे, ओरिजिनल क्रोमोसोम ही थे, पर इन्हीं को अगर अपन ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि जो क्रोमोसोम वाला ऊपर वाला पोर्शन है उसको बस इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको इस टाइप से, फिर क्या है कि फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगा दिया, और इनका जो सेंट्रोमियर है वो लगभग लगभग सेम लाइन के अंदर डाल दिया। इसी को क्या बोल दिया, ईडियोग्राम या फिर ईडियोटाइप। यहाँ तक समझ में आया। अब आता है फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स की, जो भी क्रोमोसोम्स है उनका फंक्शंस क्या क्या है, मालूम है कोई फंक्शंस क्रोमोसोम्स के? देखो, जब अपने क्रोमोसोम्स के फंक्शन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज में, मतलब ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो क्या कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। इसीलिए जो ये क्रोमोसोम्स के फंक्शंस है उनमें सबसे पहला आता है जेनेटिक कोड स्टोरेज। मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उनका स्टोर करके रखता है ये। ठीक है। जो भी मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज में पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है। ताकि वो जो क्रोमोसोम, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या है कि चेन ऑफ यूनिट से बने होते हैं, जिनको अपने, मतलब कुल मिला के जो डीएनए है वो क्या है, मतलब एक तरीके से बहुत सारी जीन्स है वो मिलकर डीएनए बनाते हैं। ठीक है। ये जो जीन्स है वो सेक्शन है डीएनए का जो कोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है। जो उस सेल के लिए चाहिए होते हैं कि पर्टिकुलर ग्रोथ या फिर कोई भी अलग अलग फंक्शन का रोल प्ले करता है उसके अंदर। फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर अपने को मालूम ही है कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। उनमें दो क्रोमोसोम्स तो होते हैं एक्स और वाई, ये तो होते हैं मेल में। ठीक है। और जो दो फीमेल्स में होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स, ये किसमें होते हैं, फीमेल्स के अंदर। ठीक है। इनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आया। ठीक है। फीमेल्स के पास में क्या है, 2x क्रोमोसोम्स, मेल्स के पास में क्या है, एक एक्स है एक वाई है। अब चाइल्ड है कि जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें कौन सा सेक्स आएगा, क्या किस टाइप से डिटरमाइन किया जाता है, वो सब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो की रोल प्ले करता है उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में अगर जो मेल है उसके पास से अगर एक्स क्रोमोसोम गया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो फिर वो क्या है कि फीमेल, मतलब मेल के पास में क्या होता है, एक्स और वाई होते हैं, उनके पास से अगर ऑफस्प्रिंग के पास में मेल का एक्स चला गया,
तो फिर अब अपने को मालूम है फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आ सकता है, ठीक है, तो फिर वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। वहीं अगर अगर ये जो मेल है उससे क्या वाई क्रोमोसोम चला गया तो फीमेल से तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर ये क्या बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे। तो इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हेल्प करता है। फिर आता है कि ये जो सेल डिवीजन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। जब भी माइटोसिस होता है उस टाइम क्या है कि क्रोमोसोम्स की रोल प्ले करता है कि जो सक्सेसफुल डिवीजन हो रहे हैं या फिर नहीं हो, उस चीज को चेक करने के लिए, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होता है पेरेंट सेल का वो इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट गई है या फिर नहीं गई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज। अभी अपन ने बात की थी कि जो पर्टिकुलर जीन है वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए, पर्टिकुलर जीन है वो पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, उसके लिए काम करती है और उसका स्टोरेज करती है। क्रोमोसोम क्या डायरेक्ट करता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो मेंटेन द ऑर्डर ऑफ डीएनए, डीएनए का ऑर्डर भी मेंटेन करता है। द प्रोटीन आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द कोइल्ड स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन है वो स्टोर किए जाते हैं कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम्स के। ये जो प्रोटीन्स है ना वो बाउंड होते हैं डीएनए, हेल्प इन प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर भी हेल्प करता है डीएनए। यहाँ तक समझ में आया। अब स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की जब अपने बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो क्या है कि एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी के अंदर हो चाहे वो फंक्शंस के अंदर हो, कुछ चीज़ें उन क्रोमोसोम्स के अंदर दूसरों से अलग होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को अपने क्या बोलते हैं, स्पेशल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब उनमें सबसे पहला आता है जेंट क्रोमोसोम्स या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। इसी टाइप से लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स वगैरह अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब अपने जेंट क्रोमोसोम्स की बात करते हैं या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, बाल्बिनी के द्वारा। किसके द्वारा, ई जे बाल्बिनी 1882, ठीक है। किसके अंदर, जो डिप्टेरा होती है, डिप्टेरा की सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। डिप्टेरेंस का क्या मतलब हो गया कि जो हाउस फ्लाइज वगैरह होती है, जो भी फ्लाइज वगैरह होती है, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है, ठीक है। तो इनके सैलिवरी ग्लैंड्स में सबसे पहले जेंट क्रोमोसोम देखा गया था, हेंस कॉमनली कॉल्ड एज सैलिवरी ग्लैंड। फिर जब अपने इनकी बात कर रहे थे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की, तो अपन ने देखा क्या चीज, कि इनको और क्या बोला जाता है, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। क्यों, कि ये जो डिप्टेरा है, डिप्टेरा की सैलिवरी ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है वो रेप्लिकेट करते हैं रिपीटेडली, पर जो डॉटर क्रोमेटिन है ना वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। डॉटर क्रोमेटिन डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड द सेल्स ऑल्सो डज नॉट डिवाइड। क्योंकि डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होंगे, और सेपरेट नहीं होंगे तो वो क्या डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। इस फिनोमिना को बोला जाता है एंडोमाइटोसिस। क्या बोला जाता है, एंडोमाइटोसिस या फिर एंडो रीडुप्लीकेशन। क्या मतलब हुआ, कि ये जो क्रोमोसोम्स है वो खुद तो रेप्लिकेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, पर जो इनकी जो डॉटर क्रोमेटिड्स बन गए ना, दूसरे क्रोमेटिड्स, वो डिवाइड नहीं होंगे। तो फिर इसी चीज को अपने क्या बोल देते हैं, एंडोमाइटोसिस या फिर एंडो रीडुप्लीकेशन। इसके कारण से क्या होता है कि अपने अदरवाइज क्या देखते हैं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड इस टाइप की चीजें बनती है, पर जब ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो खुद रेप्लिकेट नहीं होंगे आगे, खुद डिवाइड नहीं होंगे, सेल्स डिवाइड आगे नहीं हो पाएगी, इसके कारण से ये क्या है कि इकट्ठे हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इकट्ठे हो जाएंगे जिसके कारण से क्या होगा, जो कोई डीएनए उसके काफी सारे स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, मैनी स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो जेंट जेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा हो जाना, ठीक है। तो उसके कारण से जेंट क्रोमोसोम बन जाएगा, जिसको अपने पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल दिया। यहाँ तक समझ में आया। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीटेनी। ये जो कंडीशन है इसको पॉलीटेनी बोला जाता है, और पॉलीटेनी के कारण कौन सा क्रोमोसोम बनता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके साइज की बात करते हैं तो जनरल जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, नॉर्मल क्रोमोसोम्स, उनसे 200 टाइम्स बड़ा होता है, 200 टाइम्स और मोर देन द नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स, जिनको अपने ऑटोसोम्स बोलते हैं। एंड वेरी थिक, ये थिक भी बहुत ज्यादा होता है, हेंस दे आर नोन एज, काफी ज्यादा थिक होता है और काफी ज्यादा बड़ा होता है, इस कारण से इनको जेंट क्रोमोसोम बोला जाता है। ये जो क्रोमोसोम्स है वो सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं, और उनका नंबर होता है ना सैलिवरी ग्लैंड में, हमेशा हाफ होता जाता है। नॉर्मल सोमेटिक सेल से हाफ होता है इनका जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो, ठीक है। अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम की लेंथ में सीरीज ऑफ डार्क बैंड पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स में क्या है, सीरीज ऑफ डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट विद क्लियर बैंड, जिनको अपने इंटरबैंड्स बोला जाता है। इंटरबैंड्स किसको बोल दिया, कि जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है उसके क्रोमोसोम के लेंथ के अलावा ना डार्क बैंड्स बन जाते हैं, जो कि क्लियर, मान लो ये यहाँ पे ये देखो ये क्या है, डार्क बैंड है, और ये क्या, क्लियर बैंड है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इंटरबैंड बोला जाता है, ठीक है। ये जो बैंड्स है उनकी वो ग्रेटली किस चीज के लिए हेल्प करता है, कि जो क्रोमोसोम्स है उसकी मैपिंग करने के लिए, ताकि साइटोजेनेटिक होंगे वो अच्छे से उसको पढ़ पाए, उसको समझ पाए। डार्क बैंड रीजन में जो डीएनए है ना वो टाइटली कॉइल्ड होता है, जबकि इंटरबैंड रीजन में डीएनए क्या लेस टाइटली कॉइल्ड होता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है कि ये जो बैंड्स हैं
वो किस चीज़ के लिए हेल्प, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट बैंड है ये किस लिए हेल्प करते हैं, ताकि उसकी मैपिंग की जा सके क्रोमोसोम्स की जब भी स्टडी करते हैं तो उस टाइम मैपिंग किया जा सके, ताकि आसानी से उस डीएनए, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए है, इतना बड़ा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसकी फिर मैपिंग करने, उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं ताकि वो उसकी मैपिंग की जा सके, ठीक है। जो डार्क बैंड रीजन होता है उसमें जो डीएनए वो क्या है, ज्यादा कॉइल्ड होता है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे क्या है, लेस कॉइल्ड होता है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ना ऐसे साइट्स का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है लोकल इनलार्जमेंट ऑफ सर्टेन रीजन, जिसको अपने पक्ष बोल देते हैं। क्या बोला, ऐसे ऐसे मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं इस साइट के अंदर, इस टाइप मतलब कुछ भी ये समझ लो कि ये थोड़ा सा है ना, कहीं कहीं पे ये इस टाइप से फूल जाता है तो ये क्या है, पफ टाइप में बन जाता है, ठीक है। अब ये जो पफ टाइप में बन गया ना, इन्हीं को बोल देते हैं बाल्बिनी रिंग्स, बाल्बिनी रिंग्स इन्हीं को बोल देते हैं, ठीक है। ये क्यों बनता है ऐसा, ये इसीलिए बनता है कि ये जो बाल्बिनी रिंग्स होते हैं ना, यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता रहता है, इसीलिए जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होएगा वहाँ पे क्या है, इस टाइप से एक पफ बन जाएगा जिनको अपने बाल्बिनी रिंग बोल दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आरएनए सिंथेसिस हो रहा है ऑलरेडी, तो उसके कारण से क्या है कि वो वहाँ पे थोड़ा सा फुलावट आ जाती है, इसलिए उसको पफ बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आता है अपना सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें होता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने देखा था। कब देखा था, 1882। किसने देखा था लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। कब देखा था, 1882, ठीक है। इसने डिस्क्राइब किया था oocytes के अंदर, जो शार्क होती है ना, शार्क की oocytes के अंदर, रोकर्ट के द्वारा 18, एंड वर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, मतलब फ्लेमिंग ने केवल ऑब्जर्व किया था, और इसको फिर डिटेल में किसने बताया था, रोकर्ट, RUKERT, ठीक है। इसने बताया था 1892 के अंदर, किसके अंदर, जो शार्क है, शार्क की oocytes के अंदर, ठीक है। ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है ना, डिप्लोटिन स्टेज मियोसिस की, प्रोफेज की, ठीक है, मान लो ये जो oocyte है शार्क की, ठीक है, इसके मतलब जितने भी एनिमल स्पीसीज है ना, उसकी oocytes के अंदर ये लैम्प्रस क्रोमोसोम पाया जाता है। ये कब होता है कि जो डिप्लोटिन स्टेज होते हैं ना, अपन ने पढ़ी थी मियोटिक प्रोफेज की, जो डिप्लोटिन स्टेज होती है वहां पे ये जनरली पाया जाता है, उस स्टेज के अंदर, क्योंकि ये मियोटिक प्रोफेज में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये बाइवेलेंट के फॉर्म में भी होता है। इन विच द मैटरनल, जिसमें क्या होता है बाइवेलेंट में, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है ना, वो बाइवेलेंट होते हैं। जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स है ना, वो एक दूसरे के साथ में मिले हुए होते हैं चेज मेटा के द्वारा, एट दो साइट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज प्रीवियसली अकर्ड, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पहले से हो गई, वहाँ पे चेज मेटा की जगह पे ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स है, वो एक दूसरे के साथ में बाइवेलेंट के फॉर्म में मिले हुए होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बाइवेलेंट है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, 2 प्रत्येक होमोलोगस के अंदर। जो एक्सिस होती है ना प्रत्येक होमोलोगस की, वो क्या कंसिस्ट करती है, रो ऑफ ग्रेनुलर और क्रोमोमियर, क्या कंटेन करती है, क्रोमोमियर्स को कंटेन करती है। प्रत्येक के पास में 2 लूप्स होते हैं, लूप के जैसे लेटरल एक्सटेंशंस होते हैं, 1 फॉर प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर, मतलब एक क्रोमेटिड में एक लूप होता है, इसीलिए जो प्रत्येक लूप है वो रिप्रेजेंट करता है 1 क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स को, एंड इज कंपोज्ड ऑफ 1 डीएनए डबल हेलिक्स। किस चीज से बना होता है, एक डीएनए डबल हेलिक्स के द्वारा। वन एंड ऑफ ईच लूप इज थिनर, प्रत्येक जो लूप होता है इसका एक एंड का वो थिनर होता है दूसरे एंड से, ठीक है। देयर इज एक्सटेंसिव आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव आरएनए, वहां पे अपन ने क्या देखा था, जो बाल्बिनी सिंथेसिस, बाल्बिनी रिंग है, वहां पे आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आरएनए सिंथेसिस होता है लूप के एंड के अंदर, वेयर देर इज लिटिल और नो आरएनए सिंथेसिस एट द थिक एंड, मतलब जो थिक एंड होता है ना, वहां पे आरएनए सिंथेसिस नहीं होता। ये समझ में आया लैम्प्रस क्रोमोसोम। देखो एक बार और बोल देता हूँ, सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया था इसको डिस्कवर, फिर ये रोकार्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था किसके अंदर, शार्क की oocyte के अंदर, ठीक है। और ये कब पाया जाता है, डिप्लोटिन स्टेज, किसकी डिप्लोटिन स्टेज, मियोसिस की, प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, क्योंकि अपने मियोसिस के अंदर भी पढ़ते हैं, उसके अंदर बाइवेलेंट बनता है, उसमें टेट्राड बनता है, तो सब चीज उसी चीज वही चीज बोली हुई है कि इसमें बाइवेलेंट बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद में चेज मेटा बनता है, और उसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं जिसको अपने टेट्राड बोल देते हैं, ठीक है। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स, रोज ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब जो रोज ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको प्रत्येक को क्रोमेटिड बोल देते हैं, प्रत्येक रो होती है उसको क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड बोल दिया, ठीक है। अब जो प्रत्येक क्रोमेटिड है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं, लूप होते हैं, मतलब इस टाइप से कुछ होते हैं, लूप्स बने हुए होते हैं, मतलब एक क्रोमेटिड के ऊपर एक लूप होएगा, ठीक है, जो कि क्या है, इनमें जो, अब मान लो ये कोई लूप है, ठीक है, तो उसका एक एंड है ना, वो तो क्या होएगा, थिक होएगा,
जबकि दूसरा एंड वो क्या होएगा, थिन होएगा। और जो थिक एंड होएगा वहां पे कोई भी आरएनए का सिंथेसिस नहीं होएगा, और जो थिन होएगा उस तरफ आरएनए का सिंथेसिस होएगा। बस इतनी तो बात है, और तो कुछ है ही नहीं लैम्प ब्रश के अंदर। समझ में आया? चलो अब अपने बात करते हैं एसेसरी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, कि एसेसरी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। काफी सारी स्पीसीज के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स, मतलब नॉर्मल जो सोमेटिक क्रोमोसोम है उसके अलावा भी कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ स्पीसीज के अंदर। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनको क्या बोल दिया, एसेसरी क्रोमोसोम्स, या फिर बी क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं इनको, या फिर सप्लीमेंट्री सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स भी बोल दिया इनको। क्या क्या नाम दे दिया, सुपर न्यूमररी, बी क्रोमोसोम या फिर एसेसरी क्रोमोसोम। ये क्या कुछ एडिशनल क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स के अलावा। ये जो क्रोमोसोम्स है वो ब्रॉडली सिमिलर होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स के जैसे, के जैसे मतलब ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी में देखेंगे ना तो ये लगभग लगभग सिमिलर होंगे जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स है उसके जैसे। बट कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनके अलग होते हैं, जैसे कि जो काफी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो क्या करते हैं कि जो विगर होता है उसको कम कर देते हैं। विगर मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मेल्स है उनमें फर्टिलिटी कम कर देते हैं। क्या कम कर देते हैं, मेल्स में तो फर्टिलिटी कम कर देते हैं ये अगर एसेसरी क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा है तो, या फिर जो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी या फिर उसके प्रोडक्शन की जितनी कैपेसिटी है उसको कम कर देते हैं। अब ये जो अब ये जो एसेसरी क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरली स्मॉलर साइज के नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं उनसे थोड़े से छोटे होते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो जनरली इनएक्टिव होते हैं जेनेटिकली, मतलब जेनेटिकली इनका कोई भी उपयोग नहीं होता। ये केवल और केवल जो वीगर है उसको कम करने के लिए मतलब कम करते हैं, और जो मेल्स है उनमें फर्टिलिटी को कम करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवोइड, तो मतलब कुछ जीन्स तो होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम ही जीन नहीं होती। इनएक्टिव होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीटली इसके अंदर कोई जीन्स ही नहीं, कुछ जीन्स तो होती है, पर जनरली इनएक्टिव होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है इनकी जो ओरिजिन है उसका, जो स्पीसीज है उसका अभी तक कुछ मालूम नहीं है, कोई अननोन स्पीसीज है। तो फिर अब नेक्स्ट है आइसोक्रोमोसोम्स। आइसोक्रोमोसोम, आइसो का मतलब ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी आएगी। ठीक है, तो आइसोक्रोमोसोम क्या होता है, ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके दो आर्म्स होते हैं ना, दोनों आर्म्स आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, चाहे वो जीन के कंटेक्स्ट में हो या फिर मॉर्फोलॉजी मतलब सामने देखने के कंटेक्स्ट में हो। मतलब जो इसके दोनों आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिखते भी सिमिलर और उनमें जीन्स भी सिमिलर होती है। ठीक है, ये जो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनको रिवर्स डुप्लीकेशन, जो एंटेरोमियर्स होते हैं वो मतलब एक तरीके से रिवर्स डुप्लीकेशन के द्वारा बनते हैं ये जो क्रोमोसोम्स है आइसोक्रोमोसोम्स, वो क्या है, रिवर्स डुप्लीकेशन से बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक आइसोक्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होते हैं। मेटासेंट्रिक का अपन ने बोला था कि जिसमें बीच में पाया जाता है, मतलब पूरा का पूरा बीच में सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, जो अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम है ना, जो ड्रोसोफिला के, वो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। जो मतलब एक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का, वो क्या आइसोक्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हाउएवर इसका जो ओरिजिन होता है ना वो मालूम नहीं है, ओरिजिन क्या होएगा इसका आइसोक्रोमोसोम्स का, इसका कोई एविडेंस भी नहीं मालूम कि आइसोक्रोमोसोम्स। अब अपने बात करते हैं अब अपने बात करते हैं एलोसोम्स की या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स की। ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक्चुअल में सेक्स, कौन सा मतलब जो भी प्रोजेनी आएगी उसमें किस टाइप का सेक्स होएगा, आइदर वो मेल होएगा या फिर फीमेल होएगा। ठीक है, उस चीज को बताता है ये एलोसोम्स। ठीक है, इनमें जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं तो एक्स एक्स जो फीमेल में होता है और एक्स वाई मेल में होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एलोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स उन अपने मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफर करते हैं, नंबर्स में भी डिफर करते हैं। जैसे कि मेल में तो दो ही एक्स होता है, जबकि सॉरी मेल में एक ही एक्स होता है जबकि फीमेल्स में दो एक्स होते हैं। तो इस टाइप के लिए ये एलोसोम्स डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो फिर अब नेक्स्ट है आइसोक्रोमोसोम्स। आइसोक्रोमोसोम, आइसो का मतलब भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी आएगी। ठीक है, तो आइसोक्रोमोसोम क्या होता है, ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके दो आर्म्स होते हैं ना, दोनों आर्म्स आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, चाहे वो जीन के कंटेक्स्ट में हो या फिर मॉर्फोलॉजी मतलब सामने देखने के कंटेक्स्ट में हो। मतलब जो इसके दोनों आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिखते भी सिमिलर और उनमें जीन्स भी सिमिलर होती है। ठीक है, ये जो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनको रिवर्स डुप्लीकेशन, जो एंटेरोमियर्स होते हैं वो मतलब एक तरीके से रिवर्स डुप्लीकेशन के द्वारा बनते हैं ये जो क्रोमोसोम्स आइसोक्रोमोसोम्स, वो क्या है, रिवर्स डुप्लीकेशन से बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक आइसोक्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होते हैं। मेटासेंट्रिक का अपन ने बोला था कि जिसमें बीच में पाया जाता है, मतलब पूरा का पूरा बीच में सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, जो अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम है ना, जो ड्रोसोफिला के,
वो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो मतलब एक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का, वो क्या आइसोक्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। हाउएवर इसका जो ओरिजिन होता है ना, वो मालूम नहीं है ओरिजिन क्या होएगा इसका आइसोक्रोमोसोम्स का। इसका कोई एविडेंस भी नहीं मालूम कि आइसोक्रोमोसोम्स। अब अपने बात करते हैं अब अपने बात करते हैं एलोसोम्स की या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स की। ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक्चुअल में सेक्स, कौन सा मतलब जो भी प्रोजेनी आएगी उसमें किस टाइप का सेक्स होएगा, आइदर वो मेल होएगा या फिर फीमेल होएगा। ठीक है। उस चीज को बताता है ये एलोसोम्स। ठीक है। इनमें जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं तो एक्स एक्स जो फीमेल में होता है और एक्स वाई मेल में होता है, ये सब ये दोनों क्या होते हैं, एलोसोम्स होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स उन अपने मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफर करते हैं, नंबर्स में भी डिफर करते हैं। जैसे कि मेल में तो 2 ही एक्स होता है, जबकि सॉरी मेल में एक ही एक्स होता है, जबकि फीमेल्स में 2 एक्स होते हैं। तो इस टाइप के लिए ये एलोसोम्स डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ में।